हेलो बच्चों, आज हम आपकी वर्कशीट नंबर 67 जो आपके हिस्ट्री के चैप्टर यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति की रिवीजन है। ये आज आपके 20 क्वेश्चन आए हैं, 3 और 5 मार्क्स वाले। तो पहला क्वेश्चन है, समाजवादी विचार क्या थे। तो पहला आंसर है, समाजवादी विचार क्या थे। समाजवादी निजी संपत्ति के विरोधी थे। समाजवादी निजी संपत्ति के समाजवाद में जो समाजवादी लोग थे या समाजवाद था, समाजवादी विचारों को ही समाजवाद कहते हैं। तो समाजवादी निजी संपत्ति के विरोधी थे। वो नहीं चाहते थे कि लोगों के पास अपनी संपत्ति हो और किसी के पास बिल्कुल भी ना हो। यानी वे संपत्ति पर निजी स्वामित्व को सही नहीं मानते थे। उनका कहना था कि संपत्ति के निजी स्वामित्व की व्यवस्था ही सारी समस्याओं की जड़ है। मतलब वो मानते थे कि जिन लोगों के पास ज्यादा संपत्ति है उसी के कारण जो मतलब प्रॉब्लम है वो क्रिएट होती है। और कुछ लोगों के पास बिल्कुल प्रॉब्लम मतलब संपत्ति नहीं होती। आपको भी पता, समाज में कुछ लोग ज्यादा अमीर होते हैं, कुछ लोग कम अमीर होते हैं। तो क्या होता है, अमीर को मतलब अमीर की तो सारी जरूरतें पूरी होती है। अमीर और अमीर होने की कोशिश करता है, जिसके कारण वो जो जिनसे काम करवा कर वो अमीर होता है उनके साथ भेदभाव करता है। तो इसलिए जो ये थे समाजवादी थे, वो कहते थे सारी मतलब समस्याओं की जड़ी संपत्ति है। उनका तर्क था कि बहुत सारे लोगों के पास संपत्ति तो है जिससे दूसरों का रोजगार मिलता है। सही मैंने भी कहा ना। तो वो कुछ जो लोग अमीर होते हैं उनके पास, जिनके पास संपत्ति होती है, वो कुछ मतलब कुछ ना कुछ ऐसा करते हैं जिससे उनकी और संपत्ति बढ़ जाए, तो उससे लोगों को रोजगार मिलता है। लेकिन समस्या यह है कि संपत्तिधारी व्यक्ति को सिर्फ अपने फायदे से मतलब होता है। वह उनके बारे में नहीं सोचता जो उसकी संपत्ति को उत्पादनशील बनाते हैं। मतलब जो जिनके पास संपत्ति होती है वो सोचते हैं हमारी संपत्ति और बढ़ जाए। जो मतलब वो अकेले तो उस संपत्ति को बढ़ा नहीं सकते, उनको कुछ लोगों की हेल्प लेनी पड़ती है, जिनसे जिस जिसके कारण उस उनकी संपत्ति दुगनी या तिगनी हो जाती है या ज्यादा बढ़ जाती है। लेकिन वो संपत्ति वाले व्यक्ति ये नहीं सोचते कि जिन लोगों की हेल्प से वो संपत्ति बढ़ी है उनका भी उसके ऊपर कोई अधिकार है। वो उन लोगों को तो कम फायदा देते हैं लेकिन ज्यादा फायदा खुद ले जाते हैं। इसलिए अगर संपत्ति पर किसी एक व्यक्ति के बजाय पूरे समाज का नियंत्रण हो तो साझा समाज हितों पर ज्यादा अच्छी तरीके से। इसलिए फिर वो कहते थे कि अगर लोगों के पास निजी संपत्ति होती है, कुछ लोगों के पास ज्यादा संपत्ति होती है और कुछ के पास नहीं होती, तो इससे समस्या पैदा होती है। इसलिए समाजवादी कहते थे अगर संपत्ति पर पूरे समाज का नियंत्रण हो, सारे लोग मिलके काम करें और उस संपत्ति से आने वाला फायदा भी सब में बांट दिया जाए, तो सारे सभी लोगों के हितों पर ध्यान दिया जा सकता है। ये आपका पहला क्वेश्चन था, इजीली समझ आ जाता है। हम भी देखते हैं समाज में अमीर लोग होते हैं, गरीब होते हैं। जो अमीर होते हैं वो गरीबों की हेल्प से ही अपनी संपत्ति को बढ़ाते हैं, लेकिन वो उन फिर भी अमीर लोग गरीबों को उतना फायदा नहीं देते जितना फायदा खुद ले जाते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि प्रथम विश्व युद्ध में दो भिन्न समूहों में कौन कौन से देश शामिल थे। तो प्रथम विश्व युद्ध में दो भिन्न समूहों में कौन कौन से देश शामिल थे। पहला था 1914 में दो यूरोपीय गठबंधन के बीच युद्ध छिड़ गया था। यूरोप के ही दोनों गठबंधन थे। यूरोप महाद्वीप में ही जो देश है, यूरोप के देश हैं, वो दो गुटों में बट गए थे और उनमें पहला विश्व युद्ध हुआ था। एक खेमे में जर्मनी, ऑस्ट्रिया और तुर्की केंद्रीय शक्तियां थी। जर्मनी, ऑस्ट्रिया और तुर्की ये क्या थी, केंद्रीय शक्तियां थी। जर्मनी, ऑस्ट्रिया, तुर्की, आपने मैंने ये आपको पहले भी वर्कशीट पढ़ाई है कि पहले विश्व युद्ध में कौन कौन दो गुट थे। और दूसरे खेमे में फ्रांस, ब्रिटेन, रूस, फ्रांस, ब्रिटेन, रूस, बाद में इटली और रोमानिया भी इस खेमे में शामिल हो गए थे। ये दो ही खेमे आपने याद करने हैं इसमें। जर्मनी, ऑस्ट्रिया, तुर्की केंद्रीय शक्तियां हैं और फ्रांस, ब्रिटेन, रूस ये बड़े बड़े देश है। फ्रांस
की क्रांति वाला फ्रांस, इंग्लैंड को ब्रिटेन कहते हैं हम, रूस क्षेत्रफल के हिसाब से बड़ा, इटली और रोमानिया भी इसमें शामिल, पांच मतलब पहले जो तीनों लड़ रहे थे, फ्रांस, ब्रिटेन, रूस, और बाद में इटली और रोमानिया इसमें शामिल हो गए थे। इन सभी देशों के पास विशाल वैश्विक साम्राज्य थे जो लड़ रहे थे, जो दो खेमे लड़ रहे थे, उनके पास बहुत सारे बड़े बड़े साम्राज्य थे इनके, जिनके किंगडम थे, जहाँ राज्य थे। इसलिए यूरोप के साथ साथ देश के बाहर भी फैल गया। इस युद्ध को पहला विश्व युद्ध कहा जाता है। मतलब जो दो खेमे लड़ रहे थे देश, इनके पास बहुत बड़े साम्राज्य, मतलब ये दूसरे देशों के ऊपर भी अपना कब्जा कर लेते थे अपने। उसका तो देखिए, ये ब्रिटेन, जिनके इंग्लैंड का, फ्रांस ने भी दूसरे देशों पर कब्जा किया था, रूस ने भी। तो इनके खुद के बड़े बड़े साम्राज्य थे। और ये युद्ध भारत में नहीं, मतलब ओनली यूरोप ने में ही नहीं रहा था। जिन साम्राज्य देशों के ऊपर इन्होंने कब्जा कर लिया था, उनको भी इन्होंने, यूरोप के दो गुट तो शामिल ही थे, और जिन बाहर के देशों के ऊपर कब्जा कर रखा था, जो एशिया के देशों के ऊपर या अमेरिका के देशों के ऊपर, उनको भी उन्होंने इस विश्व युद्ध में शामिल कर लिया था। लेकिन आपने इनको दोनों खेमों के नाम याद कर देने हैं इस क्वेश्चन में। अब है उदारवादी कौन थे। उदारवादी निजी संपत्ति के बारे में क्या विचार रखते थे। मैंने आपको ये बच्चों याद भी करवाया हुआ है, जब हमने चैप्टर रीड किया था। समाज परिवर्तन के समर्थकों में एक समूह उदारवादियों का था। मतलब ये उदारवादी कौन थे, उदारवादी क्या थे, जिस समाज में परिवर्तन चाहते थे। उदारवादी ऐसा राष्ट्र या देश बनाना चाहते थे जिसमें सभी धर्मों को बराबर का सम्मान और जगह मिले। इनकी विचारधारा देने उदारवादी समूह वंशधार शासकों की अनियंत्रित सत्ता के विरोधी थे, यानी कि ये नहीं चाहते थे कि देश का शासक राजा हो। वे सरकार के समक्ष व्यक्ति मात्र के अधिकारों की रक्षा के पक्षधर थे। मतलब किसी राजा को देश का शासक नहीं बनाना चाहते थे, और लोगों के अधिकारों की रक्षा करना चाहते थे। उनका कहना था कि सरकार को किसी के अधिकारों का हनन करने या उन्हें छीनने का अधिकार नहीं। वो कहते थे कि सरकार को लोगों को अधिकार देने चाहिए, सरकार लोगों से अधिकार छीन नहीं सकती। यह समूह लोकतंत्रवादी नहीं था। मतलब ये मतलब कहने को तो कहते थे देश का शासक राजा नहीं होना चाहिए, और ये लोगों को अधिकार देना चाहते थे, उनकी रक्षा भी करवाना चाहते थे। लेकिन इन्होंने ये लोकतंत्रवादी इसलिए नहीं था क्योंकि ये जो अधिकार, वोट का अधिकार था, वो संपत्तिधारी व्यक्तियों को ही देना चाहते थे। मतलब ये लोग उदारवादी लोकतंत्रवादी नहीं थे, क्योंकि ये वोट का अधिकार संपत्तिवादी लोगों को ही देना चाहते थे। कि अगर वो अधिकार संपत्तिवादियों को देंगे, तो फिर जनता का राज तो आ नहीं सकता, अमीर लोगों का ही राज आएगा। अमीर लोग तो अपने फायदे, जिनसे उनको फायदा होगा, उनको ही देश का शासक चुनेंगे। अगर ये लोकतंत्रवादी क्यों नहीं थे, क्योंकि ये सभी लोगों को वोट का अधिकार ना देकर जो पैसे वाले, संपत्ति वाले लोग थे, उनको वोट का अधिकार देना चाहते थे। तो इनको ये नहीं पता था, इनके इसी पॉइंट के कारण ये जितनी इनके ऊपर कही गई बातें, वो सारी वो हो जाएंगी, कमजोर हो जाएंगी। अगर इन्होंने सभी को वोट का अधिकार नहीं दिया, तो फिर तो लोकतंत्र आ ही नहीं सकता। और जो अमीर लोगों को देंगे ये वोट का अधिकार, संपत्तिधारियों को, तो संपत्तिधारियों ने व्यक्तियों को शासक चुनेंगे जो इनको फायदा पहुंचा सके। तो ये उनके थी। इस बात से यही निष्कर्ष निकलता कि वह केवल संपत्तिधारियों को ही वोट का अधिकार देना चाहते थे। तो इसका मतलब उदारवादी निजी संपत्ति के पक्ष में थे। मतलब वो वैसे तो कहते हैं वो ना तो अपने राजा को शासक बनाना चाहते थे, देश का लोगों के अधिकारों की रक्षा करवाने वाली सरकार चाहते थे। लेकिन वो लोगों को वोट का अधिकार न देकर संपत्तिधारियों को वोट देना का अधिकार देना चाहते थे। तो इससे सिद्ध हो जाता है कि वे संपत्तिधारियों के पक्ष में ही थे वो। तो इसका मतलब वो निजी संपत्ति के पक्ष में थे। आगे है रूसी समाज में मीर कौन थे।
रूसी समाज में मीर कौन थे? रूसी किसान यूरोप के बाकी किसानों के मुकाबले भिन्न थे। रूसी समाज में मीर कौन थे? रूस भी रूस का कुछ हिस्सा यूरोप का हिस्सा है। तो मतलब ये रूस है वो एशिया में भी आता है, यूरोप में भी आता है। तो जो रूसी किसान है यूरोप के बाकी किसानों के मुकाबले अलग थे। यहाँ के किसान समय समय पर सारी जमीन को अपने कम्यून को सौंप देते थे। मतलब इनके एक 70-80 परिवारों का एक वो होता था, ग्रुप होता था। तो उसका एक हेड होता था, उसको कम्यून कहते थे। तो यहाँ के किसान समय समय पर अपनी सारी जमीन अपने कम्यून को सौंप देते थे। जिनके 70-80 परिवारों का जो हेड होता था उसको सौंप देते थे। फिर कम्यून ही प्रत्येक परिवार की जरूरत के हिसाब से कानून किसानों को जमीन, मतलब पहले जैसे चली आ रही है, एक दिन ऐसा लगता था कि जैसे साल भर 1.5-2 साल बाद क्या करते थे, किसान सारी जमीन अपने कम्यून को सौंप देते थे। और कम्यून लोगों की जो उस ग्रुप में शामिल लोग होते थे, उनकी जरूरतों के अनुसार जिसकी ज्यादा जरूरतें होती थी उसको ज्यादा जमीन दे देते थे, जिसको कम जरूरत होती थी उसको कम जमीन देते थे। यहाँ के किसान समय समय पर सारी जमीन अपने कम्यून को सौंप देते थे। फिर कम्यून ही प्रत्येक परिवार की जरूरत के हिसाब से किसानों को जमीन बांटता था। ये कम्यून कौन होता था? 70-80 परिवारों का हेड होता था। रूसी क्रांति से संबंधित खूनी परिवार की घटना का वर्णन कीजिए। इसका रूस पर क्या प्रभाव पड़ा? जब पादरी गैपान के नेतृत्व में मजदूरों का एक जुलूस विंटर पैलेस जो था, विंटर पैलेस था, वो वहां का जार निकोलस जो राजा था उसके रहने का स्थान था, इस सामने पहुंचा। मतलब वहां पर जो ये था, जार निकोलस था, वहां का राजा था। वो बहुत निरंकुश था, वो लोगों को तंग करता था, वो लोगों की समस्याओं की तरफ ध्यान नहीं देता था। मतलब पहला विश्व युद्ध भी उसकी बेवकूफी के कारण हुआ था। और रूस में मतलब लोगों के लिए खाना तक नहीं बचा था। और बहुत सारे जो सैनिक थे फर्स्ट विश्व युद्ध में मारे गए थे। इसलिए लोग उसका, जार निकोलस था जो, उसका विरोध कर रहे थे। तो जब पादरी गपान के नेतृत्व में मजदूरों का एक जुलूस विंटर पैलेस, यानी कि जो राजा निकोलस जार निकोलस था उसके महल के सामने पहुंचा। मतलब वहां मजदूर भी दुखी थे रूस में जार निकोलस के राज में, और किसान भी दुखी थे। तो जब मजदूर जार निकोलस का विरोध करने के लिए गपान नाम के पादरी के नेतृत्व में जार निकोलस के महल के सामने पहुंचे, तो पुलिस और कोसेक्स, ये इकट्ठा इकट्ठा है, ये कोसेक्स वहां की पुलिस वगैरह का नाम होगा। तो पुलिस और कोसेक्स ने मजदूरों पर हमला बोल दिया। इस घटना में 100 से ज्यादा मजदूर मारे गए और लगभग 300 घायल हो गए थे। मतलब लोगों की उसने समस्या नहीं सुनी। जो वहां का राजा जार निकोलस था, सीधा लोगों के ऊपर हमला करवा दिया जो आए थे। तो इसमें क्या हुआ, 100 से ज्यादा लोग मारे गए थे और 300 लोग घायल हो गए थे। इतिहास में इस घटना को खूनी रविवार के नाम से याद किया जाता है। तो और 1905 की क्रांति की शुरुआत इसी घटना से हुई थी। सारे देश में हड़ताल होने लगी थी। मतलब आपका आंसर यही है, खूनी रविवार तक तो यही है। और 1905 की क्रांति यहीं से स्टार्ट हुई थी। सारे देश में हड़ताल होने लगी थी जब नागरिक स्वतंत्रता के अभाव का विरोध करते हुए विद्यार्थी अपने कक्षाओं का बहिष्कार करने लगे थे। मतलब इसका असर क्या हुआ था रूस में? मतलब यहीं से खूनी रविवार की घटना से ही 1905 की क्रांति शुरू हुई थी। और लोग हड़तालें करने लगे थे, पूरे देश में हड़तालें होने लगी थी। लोगों को स्वतंत्रता नहीं प्राप्त थी। जार के राज में लोगों को स्वतंत्रता नहीं मिली हुई थी, जिसके कारण वो जार निकोलस का विरोध कर रहे थे। विद्यार्थियों ने अपनी कक्षाएं छोड़नी आरंभ कर दी थी। तो विश्वविद्यालय भी बंद कर दिए गए थे। वकील और डॉक्टरों, इंजीनियरों और अन्य मध्यवर्गीय कामगारों ने संविधान सभा के गठन की मांग की थी। जब लोगों की उसने समस्या ना सुन के, जो मजदूर उसके महल के सामने आए थे, उन्होंने उनके ऊपर हमला करवा के वो लोगों को मरवा ही दिया था। तो उस दिन को खूनी रविवार के नाम से जाना जाता है। और इसी दिन से, इसी घटना से 1905 की जो क्रांति है वो स्टार्ट हुई थी। वो उसने लोगों को सब, आपने देखा ही है, वो लोग उनको प्रॉब्लम बताने हैं तो उसने
उनको मतलब उनके ऊपर हमला करवा दिया। और लोगों को स्वतंत्रता भी प्राप्त नहीं थी, इसलिए वो जार निकोलस का वो विरोध कर रहे थे। विद्यार्थियों ने अपनी क्लासें का बहिष्कार करना शुरू कर दिया था। और जो विश्वविद्यालय बंद हो गए थे। जो विश्वविद्यालय, जब विद्यार्थियों ने कक्षाएं ही छोड़नी बंद कर दी तो विश्वविद्यालय बंद हो गए। तो वकील, डॉक्टर और इंजीनियरों और जो बाकी लोग थे उन्होंने ये मांग करनी शुरू कर दी थी कि संविधान सभा का गठन किया जाए ताकि देश के लिए आगे वो बनाया जा सके, यूनियन ऑफ द यूनियन की स्थापना की जा सके। भी संविध देश के लिए जो राजा होता तो उसका तो कोई कानून नहीं होता, उसकी इच्छा चलती है। तो लोग कहते थे भी जार निकोलस को हटा के देश के अंदर संविधान सभा गठन करके देश के लिए कानूनों का निर्माण किया जाए। अगला क्वेश्चन है, कार्ल मार्क्स के समाजवाद के बारे में जो आपने पहला क्वेश्चन पढ़ा, खूनी रविवार की घटना का वर्णन भी करना है और उसका प्रभाव भी बताना, वो मैंने आपको बता दिया। उसमें बता दिया कि लोगों को उसने स्वतंत्रता नहीं दे रखी थी, इसलिए लोग उसका विरोध कर रहे थे। और विरोध कर रहे थे। और वहां पर जो लोग थे, बच्चे स्टूडेंट थे, उन्होंने अपनी क्लासें बहिष्कार करनी शुरू कर दी थी, विश्वविद्यालय बंद हो गए थे। मध्य वर्गीय और वकील, इंजीनियर वगैरह जो थे, उन्होंने संविधान देश के लिए संविधान बनाने की मांग रखी थी, और ताकि देश को यूनियन ऑफ द यूनियन बनाया जा सके रूस को। आगे है, कार्ल मार्क्स के समाजवाद के विचार क्या थे। कार्ल मार्क्स के समाजवाद के विचार क्या थे। कार्ल मार्क्स का विश्वास था कि खुद को पूंजीवादी शोषण से मुक्त कराने के लिए मजदूरों को एक अत्यंत भिन्न किस्म का समाज बनाना होगा। वहां पे मतलब बच्चों, रूस में क्या था, पूंजीवाद था। पूंजीवाद में जैसे मैंने के बताया कि जो अमीर होता है वो कुछ ऐसा वो करता है कि वो और अमीर होता जाए और गरीबों के बारे में भी नहीं सोचता, यानी मजदूरों को कम मजदूरी देता है और फायदा खुद ज्यादा ले जाता है। पूंजीवाद समाज में ऐसा होता है, अमीर और अमीर होते जाते हैं, गरीब और गरीब, क्योंकि अमीर अपने फायदे के बारे में सोचता है, गरीबों के फायदे में नहीं सोचता। इसलिए कार्ल मार्क्स ये बहुत बड़े समाजवादी हुए हैं। और उनका विश्वास था कि पूंजीवादी शोषण से मुक्त कराना, मतलब किसका, पूंजीवाद में किसका शोषण होता है, मजदूरों का। तो मजदूरों ने अगर अपना शोषण खत्म करना है तो उनको खुद ही मजदूरों को एक अलग किस्म का समाज बनाना होगा, जिसमें सारी संपत्ति पर पूरे समाज का नियंत्रण और स्वामित्व रहेगा। उन्होंने भविष्य के समाज को साम्यवादी समाज का नाम दिया। इतना ही है। मार्क्स को विश्वास था कि अगर वो जो किसान है, पूंजीपतियों के साथ होने वाले संघर्ष में जीत अंततः मजदूरों की होगी। और मार्क्स का मानना था कि अगर मजदूर अपने जो स्वामी है, जहाँ पूंजीपति है, जिनके पास वो काम करते हैं, उनके वो विरुद्ध लड़ेंगे तो अंततः जीत किसकी होगी, मजदूरों की। उनकी राय में कम्युनिस्ट समाज भविष्य का समाज होगा। अगर वो कह रहे थे कार्ल मार्क्स, अगर मजदूर अपने मालिकों के विरुद्ध बगावत करके समाजवादी समाज बना लें तो लड़ें, अपने मालिकों के विरुद्ध लड़ें तो जीत उनकी होगी। और वो कह रहे थे अगर मजदूरों ने मतलब अपने मालिकों के विरुद्ध आवाज उठा दी तो आने वाला समाज कम्युनिस्ट समाज ही होगा। मतलब उन्होंने तो कह दिया था कि मजदूर ही जीतेंगे। उदारवादी गणतंत्रवाद, उदारवादी लोग थे जो, मतलब उनके बारे में क्वेश्चन है सातवां, उदारवादी गणतंत्रवादी नहीं थे, स्पष्ट कीजिए। उदारवादी गणतंत्रवादी नहीं थे, इस कथन को स्पष्ट कीजिए। गणतंत्र या गणराज्य यह सरकार का एक रूप है जिसके अंतर्गत राज्य का प्रमुख राजा नहीं होता। गणतंत्र का मतलब क्या होता है, जब किसी देश का
जो प्रमुख होता है, जो शासक होता है, वो राजा नहीं होता। गणतंत्र सरकार का एक रूप है जिसमें देश को एक सार्वजनिक मामला माना जाता है। मैं आपको पहले गणतंत्र का मतलब बता रही हूँ कि गणतंत्र क्या होता है, जिसमें सरकार का मुखिया राजा नहीं होता। गणतंत्र सरकार का एक रूप होता है जिसमें देश जो होता है वो सबका सार्वजनिक मामला होता है, यानी कि सभी लोगों का मामला होता है। सभी लोगों को अपने देश के बारे में सोचने का अधिकार होता है, ना कि शासकों की निजी संपत्ति। जहाँ मतलब कोई देश होता है तो उसका प्रमुख राजा नहीं होता गणतंत्र के अधीन, और जो देश होता है वो सारे लोगों की संपत्ति होता है, ना कि किसी एक राजा वगैरह की संपत्ति। एक गणराज्य के भीतर सत्ता के प्राथमिक पद राष्ट्र में नहीं मिलते। मतलब जो गणराज्य या गणतंत्र देश बन जाता है, वहां पर जो प्रमुख होता है उसको लोग चुनते हैं। कोई उसको जो शासक होता है उसको विरासत में पद नहीं मिलता। प्रधानमंत्री है, जैसे हम उसको चुनते हैं, ऐसा थोड़ा ही होता है प्रधानमंत्री की अगर डेथ हो जाए तो प्रधानमंत्री का बेटा ही प्रधानमंत्री बनता है, तो विरासत में नहीं मिलते। गणतंत्र का मतलब देश का शासक राजा नहीं होता। तो उदारवादी गणतंत्रवादी नहीं थे। इसका उदाहरण इस बात से मिलता है कि वह राज्य का जो शासक था उसको तो राजा को नहीं बना देना चाहते थे। जो देश का शासक था उसको तो राजा को नहीं बनाना चाहते थे, लेकिन वोट का अधिकार संपत्ति धारियों को देकर राज्य के शासक पद को उन्होंने अमीर लोगों के हाथ में दे दिया। गणतंत्र के अनुसार राज्य का शासक जनता जनता से चुना जाता है और उसके ऊपर किसी का निजी अधिकार नहीं होता। इससे सिद्ध हो जाता है कि उदारवादी गणतंत्रवादी नहीं थे। मतलब इन्होंने वैसे तो कहा था कि वो देश का जो शासक है उसको वो राजा नहीं होना चाहिए, और लेकिन इन्होंने जो वोट का अधिकार है वो संपत्ति धारियों को दे दिया था। संपत्ति धारियों को देकर राज्य के शासक पद को उन्होंने अमीर लोगों के हाथ में दे दिया। गणतंत्र के अनुसार राज्य का शासक जनता में से चुना जाता है और उसके ऊपर किसी का निजी अधिकार नहीं होता है। इसे सिद्ध और इन्होंने क्या करा था, ये तो उन्होंने तो वोट का अधिकार आम लोगों को तो दिया नहीं था। जो उदारवादी थे उन्होंने वोट का अधिकार आम मतलब सभी लोगों को नहीं दिया था, उन्होंने संपत्ति धारियों को दिया था। इसका मतलब संपत्ति धारी ही वो बनेंगे, बार बार चुने जाएंगे। तो हो सकता है वो राजतंत्र को दोबारा वापस ले आए, इसलिए जो उदारवादी थे वो गणतंत्रवादी नहीं थे। अगर वो गणतंत्रवादी होते तो वो फिर सभी लोगों को वोट का अधिकार देते और सभी लोगों को ये अधिकार देते कि वो अपने देश के राजा को चुने। लेकिन संपत्तिधारियों को वोट का अधिकार देकर संपत्तिधारी तो ऐसे व्यक्ति को चुनेंगे जो उनके फायदा दे जो। तो हो सकता है वो दोबारा राजतंत्र आ जाए, इसलिए जो उदारवादी थे वो गणतंत्रवादी नहीं थे। स्टालिन का समूहीकरण का कार्यक्रम क्या था? स्टालिन का समूहीकरण का कार्यक्रम क्या था, वर्णन कीजिए। उत्तर 1929 में स्टालिन की साम्यवादी पार्टी ने सभी किसानों को सामूहिक खेतों में काम करने का आदेश दिया था। मतलब कि 1929 में स्टालिन की साम्यवादी पार्टी थी। स्टालिन की समाजवादी पार्टी का नाम क्या था? साम्यवादी पार्टी। 1929 में स्टालिन की जो पार्टी थी वो साम्यवादी पार्टी थी, उसकी सरकार बनी होगी। उसने सभी किसानों को सामूहिक खेतों में काम करने का, मतलब देश के जो रूस के सारे किसान थे उनको स्टालिन ने की जो साम्यवादी पार्टी थी उसने आदेश दिया कि सभी लोग समूह में मिलकर काम करें। अधिकांश जमीन और सामान को सामूहिक जो खेती करने के लिए जिस सामान का इस्तेमाल किया जाता था उस सामान और जमीन को सामूहिक खेती में बदल दिया गया। सभी किसान सामूहिक खेती पर मिलजुल कर काम करते थे। सामूहिक खेती के फायदे को सभी किसानों के बीच बांट दिया जाता था। और जब मिलकर वो समूह में काम करेंगे तो काम से जो फायदा आएगा वो सभी में बांटा जाएगा। स्टालिन के फैसले से दुखी होकर किसानों ने सरकार का विरोध किया और विरोध जताने के लिए किसान अपने पशुओं को मारने लगे थे। मतलब जो बड़े बड़े किसान थे उनकी तो अपनी जमीन थी और कुछ किसान ऐसे थे जिनके पास जमीन नहीं थी। तो स्टालिन की साम्यवादी पार्टी ने जब सारे किसानों को समूह में काम करने के लिए कहा तो
उनको तो नुकसान हुआ ना, जिनकी अपनी जमीन थी उनको फायदा हो गया, जिनको जिनके पास कोई जमीन नहीं थी। तो इसलिए बड़े जो किसान थे उन्होंने स्टालिन की जो साम्यवादी पार्टी थी उसके इस फैसले का विरोध किया था। अगला क्वेश्चन है, बोल्शेविक कौन थे, वे मेंशेविकों से किस प्रकार भिन्न थे। बोल्शेविक निजी संपत्ति की व्यवस्था से पूरी तरह खिलाफ थे। बोल्शेविक का जो नेता, ये समाजवादी थे। बोल्शेविक कौन थे, समाजवादी विचारधारा के लोग थे, जो कहते थे कि जो देश की संपत्ति है उसके ऊपर पूरे समाज का बराबर का अधिकार होना चाहिए। तो बोल्शेविक ये समाजवादी थे। बोल्शेविक निजी संपत्ति की व्यवस्था से पूरी तरह खिलाफ थे। ज्यादातर उद्योगों और बैंकों का नवंबर 1917 में इन्होंने राष्ट्रीयकरण कर दिया था। जमीन को सामाजिक संपत्ति घोषित कर दिया था इन्होंने। ये कौन थे, बोल्शेविक कौन थे। बोल्शेविक निजी संपत्ति से के खिलाफ थे। ये देश के जो वो थे बैंक थे उनका राष्ट्रीयकरण करना चाहते थे, और जमीन को सामाजिक संपत्ति घोषित कर दिया था इन्होंने। किसानों को सामंतों की जमीन पर कब्जा करने की खुली छूट दे दी थी, और शहरों में बोल्शेविकों ने मकान मालिकों के लिए पर्याप्त हिस्सा छोड़कर उनके बड़े मकानों के, मतलब कि ये थे निजी संपत्ति के ये खिलाफ थे। देश के जो बैंक थे उनका इन्होंने मतलब सरकार के हाथ में ले लिए थे, ताकि ये पूरे देश के लोगों के काम आ सके बैंक। जमीन को सामाजिक संपत्ति घोषित कर दिया था इन्होंने। किसानों को सामंतों की जमीन पर कब्जा करने की खुली छूट दी। जो सामंत होते हैं बड़े बड़े जमीनों के मालिक होते हैं, तो किसानों को इन्होंने सामंतों की जमीन पर कब्जा करने की खुली छूट दे दी थी। शहरों में बोल्शेविकों ने मकान मालिक थे, जो बड़े बड़े मकान मालिक के जो घर का हिस्सा था, जितना मकान मालिक को चाहिए था उतना मकान मालिक को देके, जितने में वो सही तरीके से रह सकता था, और अगर उससे ज्यादा बड़ा मकान होता था तो उस बड़े मकान के छोटे छोटे टुकड़े करके उन लोगों को दे दिया जाता था जिनके पास घर नहीं होता था। बेघर या जरूरतमंदों को घर दे देते थे ये बोल्शेविक। और उन्होंने अभिजात्य वर्ग द्वारा पुरानी पदवियों के इस्तेमाल पर रोक लगा दी थी। अमीर अभिजात्य वर्ग होता है, अमीर अमीर लोगों को पहले पदवियां दी जाती थी, तो उनके ऊपर भी इन्होंने रोक लगा दी थी। परिवर्तन को स्पष्ट रूप से सामने लाने के लिए सेना और सरकारी अफसरों की वर्दियां बदल दी थी। मतलब इन्होंने बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया था। बड़े बड़े जो जमींदार थे उनकी जमीनों पर कब्जा करने के लिए किसानों को खुली छूट दी थी। बड़े बड़े मकान मालिकों के मकान में उसके मकान मालिक का हिस्सा छोड़कर बाकी वो बड़ा मकान होता था उसके छोटे छोटे टुकड़े करके बेघर और जरूरतमंदों को दे देते थे। और जो अब जाते वर्ग द्वारा पुरानी पदवियां होती थी उनके पुरानी, जैसे वो आपने देखा है ना, जमींदार, कोई किसी को नवाब कहता है, किसी को कुछ बड़ी बड़ी पदवियां दी जाती थी पुराने समय में, तो वो भी इन्होंने बोल्शेविकों ने बंद कर दी थी वहां पे। परिवर्तन को स्पष्ट रूप से सामने लाने के लिए सेना और सरकारी अफसरों की वर्दियां बदल दी गई थी। समाजवादियों के दो खेमे थे, एक मेंशेविक जो सामाजिक लोकतंत्रवादी थे, और ये मेंशेविक कैसे भिन्न थे, है तो बोल्शेविक और मेंशेविक समाजवादी। लेकिन जो बोल्शेविक थे वो तो पूरे समाजवादी थे, वो कहते थे संपत्ति पर पूरे समाज के लोगों का वो होना चाहिए, कब्जा होना चाहिए। लेकिन जो मेंशेविक थे वो लोकतंत्रवादी थे, सामाजिक लोकतंत्रवादी थे। समाजवादियों के दो खेमे थे, एक मेंशेविक और इसका जो नेता था वो क्रेंस्की था। क्रेंस्की, इसका जो नेता था वो केरेंस्की था, जो मेंशेविक थे। ये है तो एक ही पार्टी के मालिक वो, लेकिन इसमें मतलब दो दो गुटों में बट गया था। केरेंस्की, मेंशेविकों का नेता कौन था, केरेंस्की। ये है तो समाजवादी थे, लेकिन जो मेंशेविक थे वो लोकतंत्रवादी थे, और दूसरा खेमा समाजवादी क्रांतिकारियों का था। जो बोल्शेविक थे वो समाजवादी क्रांतिकारी थे और उनका नेता लेनिन था, और मेंशेविक जो थे वो सामाजिक लोकतंत्रवादी थे और वो उसका नेता कौन था, क्रेंस्की। जो समाजवादी थे ये सारे, मेंशेविक की और बोल्शेविक भी एक ही समाजवादी पार्टी के वो थे, मेंबर थे। लेकिन ये जो समाजवादी पार्टियों का समाजवादी पार्टी थी वो दो खेमों में बट चुकी थी, मेंशेविक और
बोल्शेविक। जो मेनशेविक थे वो सामाजिक लोकतंत्रवादी थे और उनका नेता केरेंस्की था। और दूसरा खेमा समाजवादी क्रांतिकारियों था जिनका नेता लेनिन था। जार शासन के आम लोगों के बीच लोकप्रिय न होने के क्या कारण थे? जो जार शासन था वो आम लोगों में लोकप्रिय क्यों नहीं हुआ था, उसके क्या कारण थे, वो पढ़ते हैं। निकोलस द्वितीय के शासनकाल में सुधार की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जाता था। जार निकोलस जिसकी बात हो, जार निकोलस का शासन लोगों के बीच में लोकप्रिय क्यों नहीं था? तो निकोलस द्वितीय के शासनकाल में सुधार की और कोई ध्यान नहीं दिया गया था। प्रथम विश्व युद्ध में उस टाइम भी वही राजा था। 17 लाख लोग मारे गए थे। रूसी लोग सैनिक युद्ध लड़ने के पक्ष में नहीं थे, वह युद्ध को जारी रखने के जार सरकार के निर्णय के भी विरुद्ध थे। लेकिन वो जार ने जो पहला विश्व युद्ध था, चाहे सैनिक विरोधी थे युद्ध लड़ने के, लेकिन फिर उसने युद्ध नहीं बंद किया था। सुधार आंदोलन को अत्यंत कठोरता से कुचल दिया जाता था। जो लोग समाज में सुधार करने के लिए आंदोलन करते थे उनको भी जार निकोलस की सरकार कुचल देती थी। जैसे कि आपने देखा है, जो गपान पादरी और मजदूर गए थे अपनी प्रॉब्लम्स लेकर, तो उस समय जार ने उनके ऊपर हमला करवा दिया था। तो ये जो लोग आंदोलन करते थे किसी मांग को लेकर, उसको कुचल देता था। जार की शक्ति पूर्ण रूप से निरंकुश और स्वेच्छाचारी थी। मतलब अपनी इच्छा से चलता था, वो नहीं देखता था कि उसकी इच्छा से लोगों को तकलीफ हो रही है, तो इसलिए लोग उसको प्यार नहीं करते थे। असंख्य रूसी सैनिकों का मनोबल गिरने लगा था जब उसने नहीं युद्ध समाप्त किया। तो जो सैनिक लड़ रहे थे युद्ध में, पहले विश्व युद्ध में, उनको मनोबल गिर गया था। शरणार्थियों की समस्या बढ़ रही थी। पहले विश्व युद्ध के कारण जब रूस की सेना युद्ध से पीछे हटी, तो उन्होंने जो रास्ते में फसलें आ रही थी, इमारतें आ रही थी, उनको सबको गिरा दिया था। जिसके कारण युद्ध से वापस आने के बाद रूस के जो लोग थे उनके पास ना तो खाने को था न रहने को था। पहला विश्व युद्ध से लंबा खींचने के कारण, ये है इसका मतलब है, पहला विश्व युद्ध लंबा खींचने के कारण खाद्यान्न की कमी हो गई थी और उद्योगों का बंद हो गई थी बंद हो जाना उद्योगों का बंद हो जाना। इसलिए जार निकोलस का शासन लोगों में लोकप्रिय नहीं था। मतलब उसकी नीतियां गलत थी। पहले विश्व युद्ध में भी वो शामिल हुआ, जिसके कारण देश को बहुत नुकसान उठाना पड़ा था। जबकि जो वहां के सैनिक थे वो भी पहले विश्व युद्ध में शामिल नहीं होना चाहते थे, लेकिन वो ना जार निकोलस ने जारी रखा उसमें। इसके कारण वह 70 लाख सैनिक मारे गए थे। और जब आपको पता सेना वापस हुई थी तो उसने सारी फसलें भी खत्म कर दी थी, ताकि फसलों में कोई उनका जो दुश्मन वो छुपा हुआ ना हो। और बहुत सारी इमारतों को गिरा दिया था। इमारतें घर ही तो होते हैं, तो लोगों के रहने के लिए जब इमारतें गिरा दी गई, घर नहीं रहा और फसलें तबाह कर दी थी दुश्मन को खत्म करने के लिए, तो इसलिए लोगों के लिए खाने पीने की वस्तुएं नहीं रही थी। लोग गलत हो रहे के विरुद्ध आवाज नहीं उठा सकते थे, उनको वो कुचल देता था। और सभी लोग जो थे वो सेना में चले गए थे जब पहला विश्व युद्ध हो रहा था, तो इसलिए उद्योग भी बंद हो गए थे, जिसके कारण जो जार था वो लोगों में लोकप्रिय, उसका शासन लोगों में लोकप्रिय नहीं था, लोग उससे नफरत करते थे। लेनिन की अप्रैल थीसिस क्या थी, स्पष्ट कीजिए। लेनिन की अप्रैल थीसिस क्या थी? वो महान बोल्शेविक नेता लेनिन अप्रैल 1917 में रूस लौटे थे। मतलब जो बोल्शेविकों का नेता लेनिन है वो 1917 में रूस में आया था। उन्होंने तीन मांगे की थी। उन्होंने तीन मांगे मांगी थी जिन्हें अप्रैल थीसिस कहा जाता है, कहा गया। नंबर एक थी युद्ध की समाप्ति। वो चाहता था कि पहला विश्व युद्ध समाप्त हो। से जो लेनिन था ये समाजवादी था और 1917 में रूस में आया था। इसने तीन मांगे की थी। उसी को अप्रैल लेनिन की अप्रैल थीसिस कहा जाता है। युद्ध की समाप्ति, सारी जमीनें किसानों के हवाले की जाए और बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया जाए। तीन मांगे लेनिन ने मांगी थी। युद्ध की समाप्ति, सारी जमीनें किसानों के हवाले की जाए, बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया जाए। इसी को लेनिन का अप्रैल थीसिस कहा जाता है। 1905 की
रूसी क्रांति ने 1917 की अक्टूबर क्रांति का आधार तैयार किया। इस कथन की न्याय संगत व्याख्या कीजिए। 1905 में लोगों ने जार निकोलस की निरंकुश सत्ता के विरुद्ध लड़ाई लड़ी थी, क्योंकि निरंकुश था वो अपनी इच्छा के अनुसार चलता था, लोगों के दुख तकलीफ को वो नहीं देखता था। पहला विश्व युद्ध लंबा खींच जाने के कारण लोगों को खाने पीने की चीजों की दिक्कत आ रही थी और उद्योग बंद हो गए थे, जिसके कारण लोगों ने जार के विरुद्ध लड़ाई जारी रखी थी। 1905 में लोगों ने जार निकोलस की निरंकुश सत्ता के विरुद्ध आवाज उठाई थी। क्यों उठाई थी? क्योंकि पहले विश्व युद्ध में वो शामिल हुआ था और लोग शामिल नहीं होना चाहते थे, सैनिक भी शामिल नहीं होना चाहते थे। सभी जो लोग थे पहले विश्व युद्ध में इसलिए शामिल हुए थे कि इससे कोई फायदा होगा, लेकिन ये लंबा खिंच गया था, जिसके कारण जो देश थे वो उनका सारा ध्यान इस युद्ध के ऊपर लगा हुआ था और देश के अंदर ना तो वो कोई फसलें उगा रहा था, ना कोई उद्योग चला रहा था, जिसके कारण खाने पीने की चीजों की दिक्कतें आ गई थी, उद्योग बंद हो गए थे, जिसके कारण लोगों ने जार के विरुद्ध रूस के लोगों ने फिर जार के विरुद्ध लड़ाई शुरू कर दी थी। जार की गद्दी छोड़ने के बाद सत्ता केरेंस्की ने संभाली थी। जो समाजवादियों में दो गुट थे, एक बोल्शेविक मेंशेविक। जब मतलब लोगों ने इसके विरुद्ध लड़ाई लड़ी, महिलाएं आ गई थी इसके विरुद्ध लड़ने के लिए, तो फिर इसको जार निकोलस के अपनी गद्दी छोड़नी पड़ी थी। और उसके बाद प्रधानमंत्री कौन बने थे? केरेंस्की, जो समाजवादी लोकतंत्रवादी गुट के नेता थे। वह जनता की आवश्यकताएं पूरी ना कर सका, लेकिन केरेंस्की बन तो गया, जो लोकतंत्रवादी विचार समाजवादी लोकतंत्रवादी विचारधारा का मालिक था, लेकिन वह भी लोगों की आवश्यकताएं पूरी ना कर सका। मजदूरों के जो अधिकार वह किसानों को भूमि ना दिला सका, मजदूरों को अधिकार भी नहीं दिला सका, ना उनको भूमि दिला सका। बॉल्शेविक और अंतरिम सरकार के बीच में टकराव बढ़ते गए, मतलब मेंशेविकों और बॉल्शेविकों के बीच में। तो केरेंस्की की तो सरकार थी, तो बॉल्शेविक जो समाजवादी खेमे का दूसरा गुट था। ये केरेंस्की तो एक वो था ना, लोग समाजवादी लोकतंत्रिक गुट, ये है तो समाजवादियों का ही व्यक्ति था, लेकिन जब ये बना ना तो ये मजदूरों को अधिकार दिलवा सका, ना किसानों को भूमि दिलवा सका। इसलिए समाजवादी जो एक खेमे के लोग, जो समाजवादी खेमे का एक व्यक्ति था वो प्रधानमंत्री बन चुका था फिर, लेकिन उसके दूसरे खेमे बोल्शेविकों ने उसके विरुद्ध, उसकी सरकार के विरुद्ध क्या कर दिया? लड़ाई शुरू कर दी, टकराव उसका विरोध शुरू कर दिया। तो बोल्शेविक और अंतरिम सरकार के बीच में टकराव बढ़ते गए और 24 अक्टूबर 1917 का विद्रोह शुरू हो गया। और मतलब बोल्शेविकों और मेंशेविकों की सरकार के बीच में लड़ाई कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1917 का को हुई थी। और जो शाम ढलते ढलते पूरा पेट्रोग्राद शहर बोल्शेविकों ने, मतलब 24 अक्टूबर को वैसे तो दोनों बोल्शेविकों और मेंशेविकों के बीच में पहले तो जार निकोलस और पूरी समाजवादी लोगों के बीच में वो चल रहा था, तो औरतें आगे आ गई थी, तो जार निकोलस को अपनी वो छोड़नी पड़ी थी। उसके बाद समाजवादियों का जो लोकतंत्रवादी खेमा था मेंशेविक, उन्होंने एक सरकार बनाई, केरेंस्की उसका प्रधानमंत्री बना, लेकिन वो भी लोगों को मजदूरों को भी नहीं अधिकार दिला सका और किसानों को भी नहीं भूमि दिला सका, जिसके कारण क्या हुआ? बोल्शेविकों ने उसका जो दूसरा खेमा था समाजवादियों ने, वो केरेंस्की का विरोध करता रहा, केरेंस्की की सरकार का विरोध करता रहा। और सबसे बड़ा विरोध किस दिन हुआ था? 24 अक्टूबर 1917 का विद्रोह शुरू हो गया। और उसी दिन शाम तक इन लोगों ने पेट्रोग्राद शहर, जहां पर उनके रूस की सरकार बनती होगी, शहर पर बोल्शेविकों ने अपना नियंत्रण हासिल कर लिया था। और इस तरह अक्टूबर की क्रांति पूर्ण हुई। इस तरह हम कह सकते हैं कि 1905 की क्रांति अक्टूबर क्रांति अक्टूबर 1917 की जो क्रांति थी, यहाँ पे मैं लिखना भूल गई, 1905 की रूसी क्रांति ही अक्टूबर की 1917 की क्रांति का आधार बनी। तो जैसे पहले तो जार निकोलस वो था, उसके विरुद्ध लोगों ने वो कहा, तो वो 1905 मतलब खूनी रविवार की घटना के बाद 1905 की क्रांति हुई। 1905 की बार केरेंस्की बना, तो उसकी सरकार भी सही नहीं, मतलब 1905 की क्रांति थी, उसी से लोगों ने प्रेरणा लेकर जो फिर केरेंस्की बना, उसने भी सही तरीके से नहीं काम किया, तो उसकी सरकार भी लोगों ने गिरा दी और फिर बोल्शेविकों की सरकार बनी थी। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि 1905 की रूसी क्रांति ही
की से प्रेरणा लेकर ही उन्होंने, जब की सरकार बनी, उसने सही काम नहीं किया तो लोगों ने 1905 की क्रांति से प्रेरणा लेकर 1917 की क्रांति को भी वो दे दिया, क्रांति कर दी, और क्रांति को हटाकर बॉल्शेविकों ने सरकार बना ली थी। आ गया 13 क्वेश्चन। 19वीं सदी के दौरान यूरोप में कौन कौन से सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन आए, औद्योगिक विकास का इनमें क्या योगदान था? 19वीं शताब्दी में वहां पे क्या परिवर्तन आए थे? यूरोप के अंदर, पूरे यूरोप के अंदर क्या परिवर्तन आए थे? 19वीं शताब्दी का दौर गहन सामाजिक एवं आर्थिक बदलाव आए थे। यूरोप महाद्वीप की, रूस की नहीं, पूरे यूरोप में आए थे बदलाव। बहुत सारे गहन बदलाव आए थे सामाजिक और आर्थिक। ऐसा समय था ये 19वीं शताब्दी, ऐसा समय था जब नए शहर बस रहे थे, नए नए उद्योग क्षेत्र विकसित हो रहे थे। 19वीं शताब्दी में ये ऐसा समय था जब नए नए शहर बस रहे थे, नए नए औद्योगिक क्षेत्र विकसित विकसित हो रहे, रेलवे का काफी विस्तार हो चुका था और औद्योगिक क्रांति संपन्न हो चुकी थी। औद्योगिकरण ने औरतों, आदमियों और बच्चों सबको कारखानों में ला दिया था। औद्योगिकरण मतलब 19वीं शताब्दी में नए शहर बस रहे थे, नए शहर बस रहे थे, नए औद्योगिक क्षेत्र बस रहे थे। रेलवे का भी काफी विस्तार, जब उद्योग लग गए थे, एक जगह से दूसरी जगह वस्तु ले जाने के लिए रेलवे का भी विस्तार हुआ था। औद्योगिक क्रांति संपन्न हो गई थी, मतलब हर जगह उद्योग लग गए थे। और औद्योगिकरण के कारण भी, उद्योग लगने के कारण सभी औरतें, आदमी और बच्चे कारखानों में काम करने जाते थे। काम के घंटे यानी पाली बहुत लंबी होती थी। उद्योगों में काम करने की जो टाइम होता था वो बहुत लंबा होता था और मजदूरी बहुत कम होती थी। बेरोजगारी आम समस्या थी। औद्योगिक वस्तुओं की मांग में गिरावट आ जाने पर तो बेरोजगारी और बढ़ जाती थी। और जब जो जो ज्यादा उद्योग लगे, ज्यादा वस्तुएं बनने लगी, लेकिन जो लोगों के पास ज्यादा पैसा नहीं था तो लोग इनको खरीद नहीं सकते थे। तो जब लोग खरीदते नहीं थे तो लोगों की मांग ना होने के कारण फिर उद्योगों में और वस्तुएं भी नहीं बनाई जा सकती थी, जिसके कारण क्या हो जाता था, उद्योग बंद हो जाते थे, लोग बेरोजगार हो जाते थे और शहर में बेरोजगारी भी हो जाती थी। ज्यादा उद्योग लगने के कारण ज्यादा वस्तुएं बन रही थी, लोग उनका इस्तेमाल तो कर नहीं पा रहे थे, जिसके कारण बीच बीच में उद्योग बंद करने पड़ते थे और बेरोजगारी भी थी 19वीं शताब्दी में। शहर तेजी से बसते और फैलते जा रहे थे, इसलिए आवास और साफ सफाई का काम में भी मुश्किल आ रही थी। उदारवादी और रेडिकल दोनों ही, मतलब ये सारा कुछ है क्या, उद्योग नहीं लग रहे थे, लोग उद्योगों में काम कर रहे थे, लेकिन उद्योगों में ज्यादा वस्तुएं बनने के कारण उद्योग बंद भी हो जाते थे, बेरोजगारी भी बढ़ रही थी। उद्योग ज्यादा लगने के कारण रेलवे लाइनें भी बिछी थी, नए नए शहर, जहाँ उद्योग लग जाता था वहीं शहर बस जाता था। उदारवादी और रेडिकल दोनों ही इन समस्याओं का हल खोजने की कोशिश कर रहे थे। रेडिकल और उदारवादियों में रेडिकल और उदारवादियों में जो व्यवसायियों के जरिए धन दौलत इकट्ठा की थी, मतलब ये जो रेडिकल और उदारवादी थे ये उद्योगपति थे। उदारवादी और रेडिकल विचारधारा के लोग थे, वो बड़े बड़े उद्योगपति थे, वो व्यवसायी थे। उन्होंने व्यवसाय के थ्रू धन दौलत इकट्ठा की थी और इसलिए वो चाहते थे कि इस तरह के प्रयासों को ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा दिया जाए। ये इसका मतलब उद्योगपति है, मेरे से पूरा नहीं लिखा गया। रेडिकल और उदारवादी उद्योगपति थे और व्यवसायी थे, उद्योगपति और व्यवसायी थे। उन्होंने उद्योगों के व्यवसाय के द्वारा ही उन्होंने धन दौलत इकट्ठी की थी, इसलिए वो चाहते थे कि ज्यादा से ज्यादा प्रयास किया जाए, मतलब ज्यादा से ज्यादा ऐसा काम किया जाए उद्योगों में जिससे मतलब वो और ज्यादा धन कमा सके। और वो कहते थे अगर वो ज्यादा से ज्यादा प्रयास करना चाहते हैं तो तभी ये सफल हो सकते हैं, वो जोग लगाकर पैसा ज्यादा कमा सकते हैं। अगर मजदूर स्वस्थ और नागरिक पढ़े लिखे हैं तो व्यवस्था का भरपूर लाभ लिया जा सकता है। मतलब जो रेडिकल और उदारवादी उद्योगपति थी, उन्होंने उद्योगों के द्वारा पैसा कमाया था और वो चाहते थे कि पैसा कमाने के लिए ज्यादा से ज्यादा प्रयास किए जाएं और ज्यादा से ज्यादा मजदूरों को काम दिया जाए। लेकिन वो कहते थे अगर ऐसा काम मतलब उद्योगों का काम बढ़ाना तो मजदूर स्वस्थ होने चाहिए और नागरिक पढ़े लिखे होने चाहिए, तो ही ये उद्योगों से सही फायदा उठाया जा सकता है।
अगला है 14वां क्वेश्चन है, रूसी क्रांति के लिए उत्तरदायी कारकों का वर्णन कीजिए। रूसी क्रांति के लिए उत्तरदायी कारकों का वर्णन कीजिए। रूस में जार निकोलस का निरंकुश शासन था। मतलब इसलिए भी क्रांति हुई थी क्योंकि रूस में जार निकोलस का निरंकुश शासन था और पहले युद्ध लंबा खिंच गया था और उसमें 70 लाख सैनिक और लोग मारे गए थे, जिसके कारण भी रूसी क्रांति हुई थी। सैनिक युद्ध लड़ने के पक्ष में नहीं थे, लेकिन वह सरकार के युद्ध को जारी रखने के निर्णय के विरुद्ध थे। सैनिक लड़ना नहीं चाहते थे। सैनिक जो सरकार का युद्ध को जारी रखने का निर्णय उसके विरुद्ध थे, इसलिए भी सर मतलब वो चाहते थे बंद हो जाए युद्ध, लेकिन सरकार चलाई जा रही थी उस युद्ध के, जिसके कारण रूस की क्रांति हुई। रूस में अनाज की कमी और किसानों और मजदूरों के अधिकारों की ना तो सरकार मतलब अनाज की कमी होगी। पहले विश्व युद्ध के कारण 4 साल चला था, तो उस टाइम कोई फसलें वगैरह नहीं उगाई गई थी, जो उगी हुई थी उनको भी इन्होंने नष्ट कर दिया था, जिसके कारण वहां पर खाने पीने की कमी आ गई थी। किसानों और मजदूरों की तरफ भी कोई ध्यान नहीं दिया जाता था, जिसके कारण रूस की क्रांति हुई। यही कारक है कि युद्ध का लंबा खिंच जाना और सैनिकों का युद्ध का विरोध करना और 70 लाख लोगों का युद्ध में मारे जाना और जार का निरंकुश शासन था, जिसके कारण लोग क्रांति हुई थी। और किसानों और मजदूरों को अधिकारों की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा था। अनाज की कमी हो गई थी, लोगों के रहने के लिए भी जगह नहीं रही थी, जिसके कारण फ्रांस की यही कारक है जो फ्रांस की क्रांति के लिए उत्तरदायी है। 15वां प्रश्न है, रूसी क्रांति के क्या वैश्विक प्रभाव पड़े। रूसी क्रांति के क्या वैश्विक प्रभाव पड़े। रूसी क्रांति के क्या वैश्विक प्रभाव पड़े। उत्तर, जिस तरीके से लेनिन के नेतृत्व में बॉल्शेविकों ने काम किया, वैसे ही पूरी दुनिया में कम्युनिस्ट पार्टी बनी। क्या बना कि बॉल्शेविकों ने मतलब पहले तो समाजवादियों ने जार निकोलस से जो निरंकुश राजा था उसको हटाया। फिर समाजवादी लोकतंत्रवादी क्रेंस्की की सरकार बनी, तो वो भी सही तरीके से नहीं काम कर रहा था, तो बॉल्शेविकों ने उसको भी हटा के मतलब ऐसा काम किया जिससे लोगों को ज्यादा फायदा हो। तो इसलिए फिर जिस तरीके से लेनिन के नेतृत्व में बॉल्शेविकों ने काम किया था रूस में, वैसे ही पूरी दुनिया मतलब रूस की क्रांति से पूरे विश्व में क्या हुआ, तो लेनिन ने जैसे काम किया था और कम्युनिस्ट पार्टियां बनाई थी, वैसी कम्युनिस्ट पार्टियां पूरी दुनिया में बनने लगी और लोगों ने समाजवाद को अपना लिया। बॉल्शेविकों ने उपनिवेशों की जनता को भी उनके रास्ते का अनुसरण करने के लिए मतलब उपनिवेश वो होते हैं जिनके ऊपर दूसरे देशों ने कब्जा कर लिया था, वो अपने आप को, जैसे हम लोग भारत था वो अंग्रेजों से आजाद नहीं हो पा रहा था, तो जब बॉल्शेविकों को देखा रूस में, देखा कि बॉल्शेविकों ने और समाजवादियों ने अपने निरंकुश राज्य को हटा दिया, तो जो लोग दूसरे देशों के अधीन थे उनकी जनता को भी बॉल्शेविकों ने प्रोत्साहित किया कि वो अपने जो जिन्होंने उनके ऊपर कब्जा कर रखा है उससे वो छुटकारा पाने। जब दूसरा विश्व युद्ध शुरू हुआ तब तक सोवियत संघ की वजह से समाजवाद को एक वैश्विक पहचान और हैसियत मिली। जब दूसरा विश्व युद्ध हुआ तो तब तक सोवियत संघ की वजह से समाजवाद को वैश्विक पहचान और हैसियत मिलती। सोवियत संघ रूस को ही बोला, सोवियत संघ रूस। तो जब दूसरा विश्व युद्ध हुआ तो पूरे विश्व में समाजवाद को लोग जानने लगे थे कि समाजवाद क्या विचारधारा है, और इसको पहचान भी मिल गई थी और हैसियत मिल गई थी कि लोगों दूसरे विश्व के लोगों ने भी जो समाजवाद रूस में आया था उसको अपनाना शुरू कर दिया था। अगला क्वेश्चन करते हैं, रूसी क्रांति में लेनिन का क्या योगदान रहा। लेनिन बोल्शेविक दल का नेता था और वह 1917 में रूस आया था, लौटा था और उन्होंने अप्रैल थीसिस अपनाया था। और सेना और फैक्ट्री सोवियत में मौजूद बॉल्शेविकों को इकट्ठा करके क्रांतिकारी संगठन बनाया था उसने। सेना और फैक्ट्री सोवियतों में जो सेना और फैक्ट्री की सोवियत थी, सोवियत होते एक संगठन, लोगों का संगठन ही होता है। सोवियतों में मौजूद में है यही सेना और फैक्ट्री सोवियतों में मौजूद बॉल्शेविकों को इकट्ठा करके क्रांतिकारी संगठन बनाया।
और फिर लेनिन के नेतृत्व में दिसंबर तक मॉस्को और पेट्रोग्राद इलाके पर बोल्शेविकों ने अपना नियंत्रण वो कर लिया था। इसने अप्रैल थीसिस लिखा था जिसके कहा था कि किसानों को उनका हक मिलना चाहिए। बैंकों उनके अप्रैल थीसिस में इन्होंने 3 मांगे की थी। इसने जो लेनिन है, एक तो पहला विश्व युद्ध खत्म हो, बैंकों का राष्ट्रीयकरण हो, किसानों को उनके हक मिले। तो एक तो उन्होंने ये हक मांगा, किसानों का हक भी मांगा था। और सेना में और फैक्ट्री में की जो सोवियतें थी उनमें से जो बोल्शेविक समाजवादी लोग थे उनको मिला इकट्ठा करके क्रांतिकारी संगठन बनाया। और जो क्रेंस्की की सरकार थी, जो गलत, जो लोगों की मांगों पर खरी नहीं उतर रही थी, लोगों की इच्छाओं पर खरी नहीं उतर रही थी, उसको गिरा के उन्होंने दिसंबर में मॉस्को और पेट्रोग्राद, यहाँ पे रूस की सरकारें अपने वो बनाती थी, सरकार का काम काज चलता था, उसके ऊपर इन्होंने लेनिन ने बोल्शेविकों का कब्जा करवा दिया था। मतलब वहां पर समाजवाद ले आए थे ये लेनिन रूस में। अब आ गया 17वां क्वेश्चन। रूसी क्रांति ने रूसी समाज को किस प्रकार प्रभावित किया? क्रांति के पश्चात उपरांत देश में गृह युद्ध के हालात क्यों बन गए थे? रूसी क्रांति से निरंकुश शासक जार का शासन खत्म हो गया था। रूसी क्रांति समाज को कैसे प्रभावित किया? रूसी क्रांति ने रूसी समाज को कैसे प्रभावित किया? रूसी क्रांति से निरंकुश शासक जार का शासन खत्म हो गया था, लोग उससे दुखी थे जार से, और रूसी क्रांति से वो खत्म हो गया था। सैनिकों और मजदूरों ने मिलकर सोवियतों का गठन किया। सैनिकों और मजदूरों ने मिलकर अपने संगठन बनाए, सोवियतों का गठन किया। मंत्रियों को गिरफ्तार किया गया। जब क्रेंस्की की सरकार गिराई गई थी बोल्शेविकों के द्वारा, तो उस टाइम जो गलत मंत्री थे उनको गिरफ्तार किया गया और बोल्शेविकों का जगह जगह आधिपत्य स्थापित हो गया था। समाज में लोगों को नौकरी मिली और भूखों को भोजन मिला रूसी क्रांति के कारण। और मतलब रूसी क्रांति के कारण ही सब कुछ हुआ था। निरंकुश राजे को उसकी गद्दी से उतारा गया था। फिर सैनिक और मजदूर इकट्ठे होके उन्होंने क्रांतिकारी वो बना ली थी, सोवियत बना ली थी, जिसके कारण जो क्रेंस्की था उसके मंत्रियों को गिरफ्तार किया गया जो गलत थे। और बोल्शेविकों का जगह जगह पर आधिपत्य स्थापित हुआ। समाज में लोगों को नौकरी मिली जब बोल्शेविक आए, और भूखों को भोजन मिला। बोल्शेविकों ने जब सभी किसानों में बराबर जमीन बांटने का निर्णय लिया। ये 5 वाणी अलग करेंगे। जब बोल्शेविकों ने सभी किसानों में बराबर जमीन बांटने का निर्णय लिया तो जार समर्थकों और सामाजिक क्रांतिकारियों ने इसका विरोध किया। जो जार निकोलस के समर्थक थे और सामाजिक क्रांतिकारी थे, सॉरी, लोकतंत्रवादी थे, समाजवादी लोकतंत्रवादी लिख लेना यहाँ पे। अब सामाजिक लोकतंत्रवादियों ने इसका विरोध करके गृह युद्ध जैसे हालात पैदा कर दिए थे। जब इन्होंने बोल्शेविकों ने सभी लोगों के बीच में जमीन बराबर बांट दी थी, तो जो बड़े किसान थे वो इस बात से दुखी थे और वो नहीं चाहते थे कि उनकी जमीन उन किसानों में बांट दी जाए जिनके पास जमीन नहीं है। इसलिए वहां पर गृह युद्ध जैसी स्थिति पैदा हो गई थी। जो बड़े किसान थे वो उन्होंने क्या करा था कि अब जी बोल्शेविकों की सरकार, या जो भी सरकार ने ये काम किया था जमीन बांटने का और समूहीकरण करने का, उन्होंने उनका विरोध करने के लिए अपने पशुओं को मारना शुरू कर दिया। बड़े बड़े किसानों, जब पूरी जमीन बोल्शेविकों ने सारे किसानों में बराबर बांट दी थी रूस की, तो जो बड़े किसान थे वो बोल्शेविकों के इस निर्णय से दुखी थे और उन्होंने फिर सरकार का विरोध करने के लिए अपने पशुओं को मारना शुरू कर दिया था और उसमें गृह युद्ध जैसे हालात पैदा हो गए थे। 18वां बोल्शेविकों ने अक्टूबर क्रांति के फौरन बाद कौन कौन से प्रमुख परिवर्तन किए? बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया था, जमीन को सामाजिक संपत्ति घोषित कर दिया था। ये तो उसके बोल्शेविकों की थीसिस में, जो नेता था उसके थीसिस में ही था, बैंकों का राष्ट्रीयकरण करना था, वो भी करा था उन्होंने जब उनकी सरकार बन गई थी। जमीन को सामाजिक संपत्ति घोषित कर दिया था, मतलब सारे किसानों को कह दिया था कि वो बड़े बड़े सामंतों से जमीन छीन कर ले सकते हैं, मतलब बराबर बांट दी थी इन्होंने उनके बेघर जो जरूरतमंद लोगों को रहने के लिए जगह दे दी थी, क्योंकि बड़े बड़े मकान मालिकों को उनकी जरूरत की जगह दे के वक्त उनका जो बड़ा घर था वो गरीब लोगों में बांट दिया था। बोल्शेविकों ने संविधान सभा के लिए चुनाव कराए थे। बोल्शेविकों ने संविधान भी इन्होंने बनवाया, संविधान सभा के लिए चुनाव भी बोल्शेविकों ने करवाए थे।
19वां क्वेश्चन है, रूस में 1917 की फरवरी क्रांति और अक्टूबर क्रांति के बीच तुलना कीजिए। ये देखते हैं, पहले फरवरी क्रांति पढ़ते हैं। फैक्ट्री में तालाबंदी के दौरान औरतों ने आंदोलन का नेतृत्व किया था। फरवरी क्रांति में प्रदर्शन कर, मतलब वहां पे उद्योग बंद हो गए थे जब पहली वो ये क्रांति हुई है। तो फरवरी क्रांति में फैक्ट्री में तालाबंदी के दौरान आंदोलन का नेतृत्व औरतों ने किया था। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस मुख्यालयों पर हमला करके उन्हें जो प्रदर्शनकारी मतलब जब वो खूनी रविवार की घटना वगैरह हुई थी उस टाइम लोगों ने पुलिस मुख्यालयों पर हमला करके उनको तहस नहस कर दिया था। लोकतंत्र अधिकारों के लोगों ने नारे लगाए थे। पहली क्रांति जो फरवरी क्रांति में लोगों ने क्या किया था, सिपाही और मजदूरों ने सोवियत जब परिषद का गठन किया था। ये जो जब जार निकोलस को हटाने के लिए, यहीं से पेट्रोग्राद सोवियत का जन्म हुआ। यहीं से पेट्रोग्राद सोवियत का जन्म हुआ। मतलब सिपाहियों और मजदूरों ने ये बोल्शेविकों ने करवाया था, समाजवादियों ने करवाया था। सिपाहियों और मजदूरों की सोवियत और परिषदें बना दी थी और फिर यहीं से पेट्रोग्राद सोवियत का जन्म हुआ। अक्टूबर क्रांति ये यहाँ तक ही है, ठीक है। तो यहाँ पर मतलब जब लोगों ने क्या हुआ था, वो एक तो तालाबंदी कर दी थी उनकी। तालाबंदी में औरतों ने आंदोलन का नेतृत्व किया था। फैक्ट्रियों को बंद कर दिया था जब वहां का राजा उनकी बातें मजदूरों की नहीं सुन रहा था। और प्रदर्शनकारी थे जो, उन्होंने पुलिस मुख्यालयों पर हमले करके उनको तहस नहस कर दिया था। और रूसी में जब वो हुई थी खूनी रविवार की घटनाएं फरवरी क्रांति में ही हुई थी, तो उस टाइम लोगों ने, जो बच्चे थे स्कूल जाने वाले, उन्होंने बच्चों स्कूल जाना बंद कर दिया था। जो वो उद्योगपति थे, वकील थे, उन्होंने पढ़े लिखे लोग थे, उन्होंने मांग करनी शुरू कर दी थी कि संविधान बनाया जाए। तो फिर जो समाजवादी आ गए, समाजवादियों ने मजदूरों और सिपाहियों का की सोवियतें बनाई थी। और वहीं से फिर वो जार निकोलस को, जब औरतें आ गई थी ना आंदोलन में, तो उसको उसने जार निकोलस ने अपना पद छोड़ दिया था। फरवरी क्रांति के कारण जो वहां का निरंकुश राजा था उसने अपनी पदवी छोड़ दी थी। और अक्टूबर क्रांति में वो क्रेंस्की प्रधानमंत्री बन गया था। तो उसने क्या करा था, उसने भी सही काम नहीं किया था। तो फिर लेनिन है जो बोल्शेविक है, इन्होंने उसका विरोध किया था। लेनिन ने सेना और फैक्ट्री सोवियतों में मौजूद बोल्शेविकों को इकट्ठा किया था। मतलब जार निकोलस के बाद, फरवरी क्रांति के बाद जार निकोलस हट गया और क्रेंच किया गया। फिर उसने लैंड वो भी सही काम नहीं कर रहा था, इसलिए इसने फैक्ट्री सोवियत और सेना में से जो में सेना में और फैक्ट्रियों में जो बोल्शेविक थे उनको इकट्ठा किया। और लेनिन ने पेट्रोग्राद सोवियत और बोल्शेविक पार्टी को सत्ता पर कब्जे कर, जो लेनिन ने पेट्रोग्राद सोवियत थी और जो बोल्शेविक पार्टी के लोग थे उनको मना लिया कि बोल्शेविक अब करेंस्की को हटाकर सत्ता पर कब्जा करेंगे। सोवियत की ओर से एक सैनिक क्रांतिकारी समिति का गठन किया गया। सोवियत की जो सोवियत बनी, पेट्रोग्राद सोवियत बनी, उन्होंने एक सैनिक क्रांतिकारी समिति का गठन भी किया। सोवियतों ने जो सारी सोवियत सैनिकों और मजदूरों की सोवियत थी उसमें जो बोल्शेविक थे, उन्होंने सैनिक क्रांतिकारी समिति का गठन किया। क्रांतिकारी समिति के आदेश पर सरकारी कार्यालयों पर कब्जा कर लिया गया और मंत्रियों को गिरफ्तार कर लिया गया। मतलब इन्होंने सैनिक क्रांतिकारी समिति का गठन कर लिया था लेनिन के कहने पर। उन्होंने फैक्ट्रियों में से और सेना में जो बोल्शेविक थे उनको निकालकर सैनिक क्रांतिकारी समिति का गठन किया था। फिर इन्होंने लेनिन की सरकार बन गई जब कब्जा हो गया था, क्रेंस्की को हटाकर खुद कब्जा कर लिया था। तो उन्होंने क्रेंस्की को जब हटाया था तो इन सैनिक क्रांतिकारी समिति को उन्होंने आदेश दे दिया था कि जो क्रेंस्की के मंत्री हैं उनको गिरफ्तार कर लो और जो कार्यालय है उनके ऊपर कब्जा कर लो। तो इसलिए 5 दिसंबर को मॉस्को और पेट्रोग्राद इलाके पर बोल्शेविक का नियंत्रण हो गया था। इस तरीके से 5 दिसंबर को मॉस्को और पेट्रोग्राद पर बोल्शेविकों का नियंत्रण हो गया था। कई बार लिखते हुए बच्चे थोड़ा बहुत जो शब्द है वो उल्ट पलट हो जाते हैं, तो आप जो मैं बोलती हूँ वो लिख लिया करो। अब आ गया 20वां क्वेश्चन, प्रथम विश्व युद्ध का रूस पर क्या प्रभाव पड़ा, विस्तार पूर्वक लिखिए। पहले विश्व युद्ध के कारण रूस के बहुत सारे सैनिक मौत के मुंह में जा चुके थे। ये प्रभाव पड़ा। सेना की पराजय ने रूसियों का मनोबल तोड़ दिया था।
मतलब रूस हार रहा था, इसलिए जो सैनिक थे वो उनको लग रहा था कि हम हार रहे हैं, उनका मनोबल गिर रहा था। 1914 से 1916 के बीच में जर्मनी और ऑस्ट्रिया में रूसी सेनाओं को भारी पराजय झेलनी पड़ी थी, जिसके कारण ही सैनिकों का जो मनोबल था वो गिर रहा था। 1970 तक, सॉरी ये 1917 होएगा, 1917 तक 17 लाख लोग मारे जा चुके थे। पीछे हटती हुई रूसी सेनाओं ने रास्ते में पड़ने वाली फसलों और इमारतों को भी क्योंकि सैनिकों का मनोबल गिर रहा था, इसलिए रूसी सैनिक युद्ध में जो जहां लड़ाई लड़ रहे थे वहां से वो पीछे हटने लग गए थे, और जो रास्ते में फसलें आती जा रही थी, इमारतें आती जा रही थी, उनको नष्ट करते जा रहे थे, ताकि दुश्मन की सेना वहां पर कहीं छुप कर ना बैठ सके। और इस हमले में फसलों और इमारतों के विनाश से रूस में 3 लाख से ज्यादा लोग शरणार्थी हो गए थे। ना तो उनके पास घर रहा था, ना ही उनके पास खाने पीने के लिए कोई चीज रही थी। इन हालातों ने सरकार और जार दोनों दोनों को अलोकप्रिय बना दिया। सिपाही भी युद्ध में तंग आ चुके थे, तब वे भी लड़ना नहीं चाहते थे। मतलब ये हुआ था कि वहां पे पहले विश्व युद्ध का क्या हुआ, पहला विश्व युद्ध था वो सैनिकों के मौत के मुंह में ले जाता जा रहा था। सैनिक भी को मनोबल क्यों गिर रहा था, क्योंकि 1914 से 16 के बीच में रूसी सेनाओं को ऑस्ट्रिया और जर्मनी की सेनाओं से पराजय मिल रही थी, और 1917 तक 70 लाख लोग मारे गए थे युद्ध के कारण। और फिर रूसी सैनिकों का मनोबल गिरने लगा, तो वो पीछे हटने लगे, और रास्ते में आने वाली फसलों और इमारतों को इसलिए हटाते जा रहे थे कि कहीं कोई दुश्मन वहां ना बैठ जाए और उनको नुकसान ना पहुंचा दे। लेकिन उनके इस कार्य से क्या हुआ था कि वहां के बहुत सारे लोग क्या हो गए थे, शरणार्थी हो गए थे। उनके लिए ना तो रहने के लिए घर था, ना ही खाने के लिए कोई चीज थी। तो मतलब पहले विश्व युद्ध का बहुत बुरा प्रभाव पड़ा था रूस पे। तो बच्चों थोड़ा बहुत जो मैं बोल रही थी वही आप लिख लेना, और सुनोगे तो आपको समझ आ जाएगी, आंसर लिखने लायक बन जाओगे। लेकिन मैं फिर भी आपको ये चैप्टर की वीडियो बना के या इसको दोबारा समझाने की भी कोशिश करूंगी, क्योंकि तो ये चैप्टर थोड़ा मुश्किल है। तो बच्चों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना, और थैंक यू बच्चों।